स्टूडेंट। आज की एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की क्लास में हम पिछले क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। जो हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे कि जो हम मटेरियल बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं तो उनकी भुगतान की इकाई और उनकी जो मेज़रमेंट की इकाई है उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि जो क्ले टाइल्स वगैरह होती हैं उनकी यूनिट क्या होती है, मीज़र की किस तरह से हम उनको ख़रीदने हैं पर 1000 के हिसाब से। इसी तरह हमने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात की थी, जो हम बैग के हिसाब से ख़रीदते हैं और पेमेंट भी उसका बैग के ही हिसाब से करते हैं। और तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें थे मटेरियल के बारे में, फिटिंग स्क्रूज जैसे हमने देखा था कि पर सैकड़ों के हिसाब से रहता है। अब देखें, अब ये जो थे वो मटेरियल था बेसिकली। अब अगर हम देखें जो हमारा अर्थवर्क होता है, खुदाई वगैरह, तो किस तरह से हम उसका वॉल्यूम लेते हैं और पेमेंट उसका कैसे करते हैं। देखें, अगर स्थल की जो हमारी साइट है उसकी साफ़ सफाई, झाड़ खंकार वगैरह सफाई करनी है और 15 सेंटीमीटर गहराई तक है वो, तो हम जो उसकी मेज़रमेंट करते थे मीटर स्क्वायर में और उसकी पेमेंट भी मीटर स्क्वायर में ही करते थे। और जंगल पेड़ कटाई हम पर पेड़ के हिसाब से, नग का मतलब होता है पर आइटम, पर नग। और ऐसे ही जो हमारी जो खुदाई होती है फाउंडेशन की, नींव खुदाई, मृदा, और इसको हम मेज़र कैसे करते हैं मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम के हिसाब से इसको मेज़र करते हैं और इसकी पेमेंट भी हम मीटर क्यूब के ही हिसाब से करते हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है। सड़क, नहरों, नालों की मिट्टी खुदाई घन मीटर में। खाइयों में जो तख्ताबंदी होती है, जो पहाड़ वगैरह, उसका फोल्डिंग, वो वर्ग मीटर के हिसाब से। और कंक्रीट की अगर बात करें तो हम कंक्रीट का जो मेज़र करते हैं वो घन मीटर मीटर क्यूब के हिसाब से करते हैं। तो ये थी कुछ यूनिट केस के बारे में कि उनका मेज़रमेंट कैसे होता है और उनका पेमेंट किस तरह से होता है। अब गाइस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी, वो है कि एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन क्या होता है और रिवाइज्ड एस्टिमेशन क्या होता है। तो दो तरह के एस्टिमेशन, जैसे अगर बात करें जो हमारा जो पहला जो सर्वेयर ने हमारा एस्टिमेशन जो तैयार, जो हमारा जो पहला एस्टिमेशन तैयार हुआ होता है जब किसी भी काम का, अगर उसमें किसी भी तरह से जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे जब जो उसकी अमाउंट है 10% बढ़ने की, अगर ये स्थिति आती है और 10% जब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जब बढ़ जाता है तो हम उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं संशोधित करके। और ये जो एक जो स्थिति आती है
वो आ सकती है अलग अलग रीज़न की वजह से। जैसे हो सकता है कि जब हमने सर्वेयर ने जब उस टाइम पर एस्टिमेशन जब तैयार किया हो, तो जो आइटम्स हैं, जो मधु के रेट्स कुछ और हों, और या फिर जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ गई हो। तो कुछ चीज़ें हो, कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से जो करंट में जो एस्टिमेशन जो कॉस्ट है, जब वो 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर से हम उसको रिवाइज करके बनाते हैं। अब जबकि जो सप्लीमेंट्री जो एस्टिमेशन होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री, जैसे आप इस टर्म से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, सप्लीमेंट्री बोलते हैं पूरक। सपोज ये क्या होता है, सपोज कर लें कि आपका कोई हाउस घर बनना था, तो लेकिन जब वो घर बन रहा था तो उसमें उस एस्टिमेशन में जो पूल, अगर स्विमिंग पूल की कॉस्ट ऐड नहीं थी, और ना ही वहाँ पे उस टाइम ये प्रपोज था कि इस हाउस होल्ड के अंदर, इस घर के अंदर, बंगला वगैरह के अंदर पूल रहेगा। लेकिन जब चालू हो रहा होता है, तो वो चीज़ पूल बनने का भी ओनर या फिर जो भी एजेंसी है उसके लिए आपको बोलती है कि वहाँ पे पूल भी बन रहा है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस पूल की कॉस्ट को भी शामिल करेंगे जो पुराना एस्टिमेशन था उसी के अंदर। तो इस तरह का जो एस्टिमेशन बनेगा, तो ये होता है पूरक एस्टिमेशन। जैसे कि बात करें, आप पढ़ सकते हैं, संरचना के ढांचे में निर्माण कार्य के दौरान जरूरी हेर फेर के कारण अतिरिक्त काम करना, और उस अतिरिक्त काम के नतीजे में जो कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट को जब हम पुराने वाले कॉस्ट में शामिल कर देते हैं, तो ये होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन। कंपैरेटिवली ये हो गया। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या है कंपैरिजन का। दूसरा पॉइंट है, परियोजना के नक्शों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जो मदें हैं उनके परिमाण को ही संशोधित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और इसमें क्या हो सकता है, ढांचे में बदलाव के कारण ये अतिरिक्त नक्शे तैयार करके पूरक प्राकलन के साथ लगाने होते हैं। देखें, एक तो हमने जो स्पूल का लिया था वो तो पुराने से अलग था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी पुराने वाले में। लेकिन हमेशा ये सिचुएशन नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपको जो पुराना एस्टिमेशन है, तो आपको बोला जाए कि ये चीज़, ये जो मद है, ये जो आइटम है, अब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे ढांचे में बदलाव के कारण नए अतिरिक्त नक्शे तैयार करके पूरक प्राकलन के साथ लगाने होते हैं। अब जो चेंज आएगा उसका हमें एक एस्टिमेशन तैयार करके सप्लीमेंट्री के साथ लगा रखना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, दरों का तुलनात्मक लागत सारांश तैयार करके प्राकलन के साथ लगाना पड़ता है। और इसमें क्या है, इसमें जो केवल जो सप्लीमेंट्री है उसको मूल जो स्वीकृत लागत सारांश है उसके साथ में लगाना होता है। ये था एक रिवाइज एस्टिमेशन और सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन। इसको ज़रा डीपली पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है इसके बारे में।